का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। कोको केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 का नाम है आपका पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहली बात हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में सरफेस केमिस्ट्री में हमें किसका अध्ययन करना है। तो आप सभी एक चीज़ इसके अंदर जानते हैं बच्चों कि कोई भी पदार्थ है उसके जो ऊपर की सतह है, जैसे मान लीजिए हमने ये पदार्थ माना, इसकी जो ऊपर की सतह है इसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ। इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? पृष्ठ। ठीक है, तो सबसे ऊपर की सतह क्या कहलाएगी? पृष्ठ। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठीय सतह के गुणों का अध्ययन किया जाता है पृष्ठ रसायन कहलाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पृष्ठ के क्या गुण हो सकते हैं? भाई मान लीजिए कोई लोहा है, लोहे की ऊपरी सतह है, इसके क्या गुण होंगे? या हमने कह दिया चौक है, चौक भी एक पदार्थ है, चौक की ऊपर की सतह है, इसका क्या गुण होगा? दिमाग में आ रहा है हमारे क्वेश्चन कि सतह के क्या गुण हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सा गुण है जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों। देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है? कोई पदार्थ है, ये इसकी क्या हो गई? सतह हो गई। अब आपको बता दें सतह के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों? कण होते हैं। भाई कोई भी पदार्थ अणु या अणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, अंदर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। तो जो ऊपर का जो कण है बच्चों, अगर एक कण ऊपर का है तो इसके चारों तरफ बल लगता है। देखिए इधर से बल लगेगा, साइड से बल लगेगा, नीचे से बल लगेगा, लेकिन चूंकि ऊपर की सतह पर कोई दूसरी सतह मौजूद नहीं है तो ऊपर की ओर से कोई बल नहीं लगेगा। जबकि अंदर का जो कण है, ये वाला बीच वाला जो कण है, अंदर की तरफ यहाँ से बल लग सकता है, साइड से बल लग सकता है, यहाँ बल लग सकता है और ऊपर बल लग सकता है, क्योंकि अंदर की सतह में बहुत सारे कण होते हैं। तो अंदर का जो कण होता है किसी भी पदार्थ में, वह कण क्या होता है? वो चारों तरफ के परमाणुओं से घिरा होता है। अतः अंदर का जो कण है, जो अंदर वाला ये जो कण है अपने पास, ये चारों तरफ से बलों से संतुलित होता है। अर्थात अंदर की जो सतह, अंदर की जो अपनी पृष्ठ होती है, या हम कह दूं आंतरिक सतह जो होती है, उसके गुण अलग होते हैं। जबकि जो ऊपरी सतह पर जो कण मौजूद होता है, ये वाला जो कण है अपना बीच वाला, जिसको मैं डार्क किया हुआ है मैंने, ये वाला जो कण है वो साइड से देखिए, यहाँ वाले कण से यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से देखेंगे बच्चों, ये यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कण मौजूद नहीं है, अर्थात इस पर कोई बल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम इसकी बात करें तो यहाँ से बल लग सकता है, अगर यहाँ पर कोई कण मौजूद है तो यहाँ से बल लग सकता है। तो ऊपर की सतह पर बहुत सारे कण जो होते हैं अपने पास, उसके ऊपर सबसे ऊपर की सतह पर कोई दूसरी सतह मौजूद नहीं होने के कारण उसके ऊपर बल लग नहीं पाता ऊपर वाले कण की ओर। वह केवल तीन तरफ से संतुलित होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर कोई बल नहीं होता। जबकि जो अंदर का जो कण होता है वह है अंदर का कण नीचे साइड में, दूसरी साइड और ऊपर की तरफ, क्योंकि चारों तरफ क्या होती है? कण होते हैं, अर्थात चारों तरफ से क्या होता है? ये कण संतुलित होता है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि अंदर की सतह और जो सबसे ऊपर की सतह होती है, इनके बल अलग अलग होते हैं और वही उन्हीं के कारण हम इसकी पृष्ठीय सतह का अध्ययन करते हैं कि इसके पृष्ठीय सतह के क्या गुण होते हैं। चलिए बच्चों अब जानते हैं आगे, क्योंकि ये जो चीज थी अपने पास बच्चों, ये केवल क्या था? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हमें पढ़ना है कि आगे क्या टॉपिक है अपना। देखिए यहाँ से बच्चों टॉपिक है अपना, अब यहाँ से अधिशोषण। क्या टॉपिक है बच्चों अपना? अधिशोषण। अधिशोषण क्या चीज होती है? अधिशोषण जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है, ये हमने मान लिया कोई ठोस पदार्थ, इसको संपर्क में किसके रखा? ये अपने पास क्या है? चारों तरफ गैस के कण हैं, डॉट डॉट करके दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? चारों तरफ गैस के कण हैं, संपर्क में रखा जाता है। तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस, मतलब ये कण द्रव के मान लो या फिर किसके मान लो? गैस के, स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। इसने क्या कहा? तो ठोस की सतह पर क्या वर्ड आया? सतह पर द्रव या गैस स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। वो कह रहा है सतह पर ज्यादा आती है स्थूल की वजह। मैडम स्थूल का मतलब समझ में नहीं आया,
बेटा स्थूल का मतलब कुछ भी नहीं है, जो अंदर का भाग है ना, इसको हमने कहा स्थूल, और सतह आप जानते हो इसकी बात हो रही है बाहरी सतह की। तो उसने कहा कि किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गैस के संपर्क में या ठोस के संपर्क में रखते हैं तो वो किस पे आके ज्यादा जमा होता है, वो यहाँ जमा होता है किसके आगे, यह जमा होता है इसकी सतह पर बजाय उसके स्थूल भाग में। जो बीच का भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्थूल भाग। वैसे मैं बता दूं स्थूल का अर्थ होता है मोटा, यहाँ स्थूल का मतलब क्या है, उसका आंतरिक भाग, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अधिशोषण में पदार्थ कहाँ आके जमा होता है, सतह पर आके जमा होता है, ना कि अंदर की ओर। एक चीज और समझा देते हैं बच्चे, इसके अंदर एक शब्द और होता है, उसे हम कहते हैं अवशोषण। अवशोषण शब्द के बारे में आप जानते हैं, अवशोषण क्या होता है, पानी रुई को अवशोषित कर लेती है, रुई पानी को अवशोषित कर लेता है। मैंने ऐसा कहा, ये अपने पास क्या है, रुई है, इसको हमने क्या करा, पानी में डाल दिया, क्या होगा, थोड़ी देर में रुई भीग जाएगी। क्यों? आप कहेंगे रुई जो होती है वो पानी को अच्छी तरह अवशोषित कर लेती है। अर्थात मुझे बताइए वो पानी कहाँ चला जाता है, रुई के अंदर या रुई के बाहर बाहर रहता है, रुई के अंदर जाता है पानी। इट मीन्स रुई पानी में भीग गई, अर्थात रुई ने पानी को अवशोषित कर लिया। लेकिन मान लीजिए हमने कहा होता कि यहाँ से हम किसकी बात करते बेटा, हम यहाँ से बात करते ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन को आप बंद करके पानी में डुबो दीजिए, क्या पॉलीथीन के अंदर पानी जाएगा? पॉलीथीन पैक्ड है, पानी कहाँ रहेगा, केवल सतह पर रहेगा, अंदर तो नहीं जाएगा ना। इट मीन्स अगर सतह पर चीज रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। लेकिन वो अंदर तक चली जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रुई को आप पानी में डालेंगे, रुई तुरंत पानी को क्या करती है, अवशोषित करती है। और एग्जाम्पल बताते हैं, चौक का एग्जाम्पल लीजिए, चौक को पानी में डालेंगे, चौक क्या करेगा, वो पानी को अवशोषित कर लेता है। चौक पानी में डाल के देखा, पहले तो बाहर बाहर होता है, फिर क्या होता है, चौक के अंदर पानी चला जाता है, अंदर चला जाता है ना। चौक को आप तोड़ के देखते हो पानी अंदर तक होता है। इट मीन्स चौक ने क्या किया, पानी को अवशोषित कर लिया। तो सतह पर हो तो अधिशोषण और अंदर तो हो तो अवशोषण। अब अधिशोषण से संबंधित शब्दावली क्या है? सबसे पहले एक चीज अधिशोष्य और दूसरा है अधिशोषक। अधिशोष्य और अधिशोषक को समझाने से पहले मैं आपको एक चित्र की ओर लेके चलूंगी जहां आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक तरफ अधिशोषण लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा है, अवशोषण। इसमें दोनों में चित्र में क्या डिफरेंस है, जो मैं बोल रही हूँ केवल वही ध्यान दीजिएगा। इसमें ऊपर कण दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी ऊपर कण दिखाई दे रहे हैं। दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है? आपको याद होगा बचपन में हम खेल कहते थे, दो चित्रों को देख के अंतर बताइए। तो अंतर इसमें क्या है मैडम, इसके अंदर तो कण अंदर तक है, ये देखो अंदर तक है अवशोषण में तो, लेकिन अधिशोषण में सारा कण कहाँ पर है, सतह पर है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर देखो कुछ नहीं है, खाली है ना अंदर अधिशोषण में। तो यही अंतर है। अवशोषण में जो अणु होते हैं, गैस के अणु होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अंदर तक चले जाएंगे, जबकि उसमें कहाँ रहेंगे, सतह पर। डायग्राम से भी समझ लिया। इंग्लिश में ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये अपने पास चित्र की बात बोल रहे थे। फिर भी मॉलिक्यूल्स अडेयर टू द सरफेस ऑफ द फेज, मतलब मॉलिक्यूल मतलब इन कणों की बात हो रही है, ठीक है। अडेयर मतलब चिपकना, कि जो कण होते हैं वो सतह पर आके चिपक जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन इनटू द बल्क ऑफ द फेज, इसका मतलब है जो कण है, मॉलिक्यूल मतलब कण, वो पदार्थ के अंदर तक ड्रॉन इनटू मतलब अंदर तक गिर जाते हैं। जो अपनी फेज है, अपने पास ये अवस्था है जो इसके कहाँ चले जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखिए, दो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, अधिशोष्य और दूसरा क्या है, अधिशोषक, ठीक है। अधिशोष्य का मतलब क्या है, वह कण जो सतह पर अधिशोषित होगा। अर्थात मैं आपसे कहती हूँ कि ये रुई है, ठीक है, रुई को आपने पानी में डाला तो पानी के कण क्या होंगे, अधिशोष्य, और जो सतह है जिस पर अधिशोषित हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। अर्थात रुई को पानी में डाला तो पानी क्या हुआ, अधिशोष्य, और अधिशोषक क्या हुआ, रुई। मैंने चौक को पानी में डाला तो सतह कौन दे रहा है, चौक, तो चौक क्या हुआ, अधिशोषक, और अधिशोष्य कौन हुआ, पानी। समझ में आई है आपको बात? अगर मैं आपसे कहूं कि ये अपना कोई निकल का टुकड़ा है जिसको मैंने हाइड्रोजन गैस के संपर्क में रख दिया, धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर आके बैठ जाएगी। अर्थात हाइड्रोजन गैस आकर बैठ रही है, अर्थात वो तो अधिशोष्य हुआ, निकल के ऊपर आ रही है, इट मींस वो क्या हुआ, अधिशोषक हुआ। आई समझ में? अब देखते हैं हम इसके अंदर परिभाषा।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इसे परिभाषा, अधिशोष्य वह पदार्थ जो सूक्ष्म विभाजित ठोस, सूक्ष्म विभाजित ठोस का मतलब हम मान लीजिए चौक का टुकड़ा ले लें, चौक को पाउडर फॉर्म में ले लें, ये चौक का पाउडर फॉर्म ले ली, चौक को चूरा भी तो बना सकते हैं बच्चों। चलो, सूक्ष्म विभाजित ठोस अथवा द्रव की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोषक कहलाता है। पहले करने का मतलब क्या है आपका, इसके अंदर समझना क्या है कि यहाँ पर अपने पास कि वह पदार्थ जो अधिशोषित होता है, अर्थात ये अपने पास क्या है, ये तो अपनी सतह है और ये वो पदार्थ है, तो जो पदार्थ अधिशोषित होगा वो अधिशोष्य कहलाएगा। आगे अधिशोषक वह ठोस या द्रव पदार्थ जिसकी सतह पर, मतलब इसकी सतह पर होगा तो क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाता है। लैंग्वेज इसलिए लिखी हुई है बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आए, नोट्स वगैरह के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से नोट कर लें। चित्र की बात रही, आपको भी समझ में आ जाएगा कौन सा चित्र तो नोट करने का है और कौन सा चित्र केवल समझने का है। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपन आगे। देखिए बच्चों, कुछ शब्दावली है, कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हीं को हम क्लियर कर रहे हैं। अगली परिभाषा क्या है बच्चों अपने पास, यहाँ से धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण कहता है किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण अधिशोषक पृष्ठ पर हो जाता है तो धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, ये अपना वही क्या है, ये अपना बच्चों, ये अपना है अधिशोषक। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्या है अपना अधिशोषक, ठीक है। इसका वो कह रहा है कि अधिकतम मात्रा अगर सतह पर आ जाए, अधिकतम मात्रा कहाँ जाए, केवल सतह पर आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो धनात्मक। लेकिन वो कह रहा है रासायनिक प्रक्रम में अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग का अधिकोषण, अगर वो कह रहा है कि जितना आपके पास पदार्थ था, मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम पदार्थ था, 100 ग्राम में आपका 90 ग्राम पदार्थ जो था वो सतह पर आ गया, इट मीन्स कैसा अधिशोषण है, धनात्मक। लेकिन मान लीजिए 100 ग्राम में से केवल 10 ग्राम पदार्थ सतह पर आया तो इट मीन्स क्या हो गया, ऋणात्मक। अगर ज्यादा पदार्थ सतह पर आके अधिशोषित हो तो धनात्मक, और अगर कम भाग सतह पर आकर अधिशोषित हो तो ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं हम अपन नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से नेक्स्ट है अपने विशोषण। किसी अधिशोषित पदार्थ की अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। कोई भी अधिशोषित पदार्थ है, ठीक है, उसके अधिशोषक से हटना। बच्चों, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़े हैं, वहां मैंने आपको याद होगा मैंने वी हाइड्रोजनीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, वहां वी शब्द लगाते थे तो मैं कहती थी शब्द उल्टा हो जाता है, तो यहाँ भी देखो वही हो रहा है। किसी अधिशोषित पदार्थ के, ये अधिशोषित पदार्थ हमने बना लिया, ठीक है, ये अपना क्या है, अधिशोषक है, ठीक है, ये इसके ऊपर जमा है। अधिशोषक पदार्थ क्या है, इसके ऊपर चारों तरफ क्या है, जमा है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये अधिशोषित पदार्थ जो है वो अधिशोषक से हटने लग जाए, क्या होने लग जाए, हटने लग जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विशोषण। मतलब मैंने कहा पानी, आपने पन्नी के ऊपर पानी डाला, पन्नी के अंदर तो जाएगा नहीं पानी, लेकिन क्या हो, वो पानी जो हो पन्नी पे से हटने लग जाए तो इट मीन्स वो कण क्या हो रहे हैं, उसमें से हट रहे हैं, कण हट रहे हैं, तो इट मीन्स प्रक्रिया क्या हो गई, विशोषण। एक शब्द अपना शोषण। शोषण का मतलब क्या है, अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो, मतलब सतह पर भी उतना ही अधिशोषण हो, सतह पर भी उतनी ही पदार्थ जमा हो, और पदार्थ के अंदर भी, अधिशोषक के अंदर भी उतना ही पदार्थ आके जमा हो जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शोषण। मतलब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ हो। तो आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया, जो अधिशोषण होता है वो सतह पर होता है और अवशोषण अंदर तक होता है। अब देख लिए अवशोषण की डायरेक्ट परिभाषा क्या है। इस प्रक्रम में एक ठोस पदार्थ या द्रव में समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रक्रम में कोई पदार्थ, ये कोई पदार्थ, अगर हम ठोस या द्रव को क्या कहें, अधिशोषक कहें, तो ये एक पदार्थ क्या होगा हमारे पास, ये गैस होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, ये निश्चित रूप से गैस। तो ठोस या द्रव में समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात अधिशोषक की आंतरिक सतह व पृष्ठ सतह पर अधिशोष्य का समान रूप से वितरित होना। इट मीन्स जो भी अपना अधिशोष्य होगा वो अधिशोषक की आंतरिक सतह, मतलब अंदर वाली सतह, और पृष्ठ सतह दोनों पर अधिशोष्य समान रूप से वितरित होगा। तो कहने का अर्थ ये समझ में आ गया। हमेशा चौक को याद रखना, रुई को ध्यान रखना। रुई को आप पानी में डालेंगे तो रुई क्या करती है, रुई अपना
सीधे जो होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर तक गीली हो जाती है। ऐसा नहीं है बाहर से कम गीली है और अंदर से ज्यादा गीली है। रुई पूरी तरह से गीली हो गई है तो इट मीन्स वहाँ क्या हो चुका है, अवशोषण हो चुका है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों हम आगे। बच्चों इसे ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अपना ज्यादा है। अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता क्या है? सबसे पहले ऊष्मागतिकीय संभाव्यता का मतलब जानते हैं। हमने 11th क्लास में ऊष्मागतिकी को पढ़ा है। ऊष्मागतिकी के अंदर हम किसकी बात करते हैं बच्चों? ऊष्मागतिकी की हम बात करते हैं, इसके अंदर इक्वेशन जो काम आएगी वो काम आएगी बच्चों डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहां मैं आपको दिला दूं याद, अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता था तो प्रक्रम स्वतः होता है, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो प्रक्रम स्वतः नहीं होता, और डेल्टा जी 0 होता है तो प्रक्रम साम्य अवस्था में होता है। ठीक है, डेल्टा जी माइनस में, जैसे मैंने कह दिया, झरने से पानी से ऊपर नीचे आ रहा है, इट मीन्स झरने को बहने के लिए कोई और ऊर्जा तो चाहिए नहीं, इट मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हुआ, अपने आप हो रहा है, वहां डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन मोटर, अगर हमको पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना है, आपने किसका यूज लोगे, मोटर का। क्या स्वतः हुआ, क्या पानी अपने आप पाइप से ऊपर पहुंचा, नहीं, उस प्रक्रम में डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ भी वो यही कहना चाह रहा है हेडलाइन में कि उसकी ऊष्मागतिकी अधिशोषण, क्या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर क्या हम अधिशोषण को समझा सकते हैं? क्या डेल्टा जी की वैल्यू के आधार पे अधिशोषण समझा सकते हैं हम? अगर अधिशोषण में डेल्टा जी का जो मान है वो ऋणात्मक आ जाए तो अधिशोषण कैसा होगा, स्वतः होने वाली प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर डेल्टा जी अधिशोषण के लिए नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो अधिशोषण स्वतः नहीं होगा। तो अब हमें यही देखना है इसके अंदर बच्चों, देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अधिशोषण प्रक्रम ने 1 मोल अधिशोष्य के, वही अपन तो 1 मोल अधिशोष्य बना लिया, ये रहा 1 मोल अधिशोष्य, ये अधिशोष्य इकट्ठा कर लिया। अधिशोषक की पृष्ठ पर ये अधिशोषक बना लिया बच्चों, है ना, ये अपना क्या है बच्चों, अपना अधिशोषक है। इस पर पृष्ठ पर अधिशोषित होना, अर्थात ये अधिशोष्य क्या हो रहा है, इस पर आके जम रहा है। मुक्त ऊष्मा की मात्रा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। कहने का मतलब कुछ भी नहीं है कि अगर अपने पास अधिशोषक है और उसके ऊपर आकर अधिशोष्य जमा होता है तो एक ऊष्मा निकलती है और वही ऊष्मा क्या कहलाती है, अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। और मुक्त होने वाली जो ऊष्मा होती है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा एच में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का अर्थ है जब भी पदार्थ अधिशोषक के ऊपर आकर कोई पदार्थ आके जमा होता है तो एक ऊष्मा बाहर निकलती है और उसे हम अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। मोलर का मतलब 1 मोल ऊष्मा अपने पास, 1 मोल अधिशोष्य के जमा होने पर निकली हुई ऊष्मा, क्योंकि शब्द क्या लगाया उसने, 1 मोल। 1 मोल पदार्थ आगे जमा हो गया तो ये मोलर अधिशोषण ऊष्मा हुई। अगर हम कहते हैं कि कुछ पदार्थ आगे जमा हो गया तो ऊष्मा क्या हुई, अधिशोषण ऊष्मा हुई। क्लियर। अब वो कहता है अधिशोषण सदैव एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है एवं डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, जितनी भी अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी होती हैं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वहां डेल्टा एच नेगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चूने का पानी बनना, आप कली को पानी में भिगोइए, पानी क्या हो जाता है, गर्म, इट मीन्स अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है। ऊष्मा क्षेपी है इट मीन्स डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। आगे देखें, जब कोई गैस अधिशोषित होती है, ये अपने पास पदार्थ है, ये गैस इसके ऊपर आके क्या हो रही है बच्चों, आके अधिशोषित हो रही है, मतलब इसमें आके जम रही है, तो अणुओं का संचलन कम हो जाता है। सीधी सी बात है बच्चों, एक तो गैस खुद आवागमन कर रही है, गैस के अणु दूर दूर हैं, लेकिन जब किसी सतह पर आके जैसे ही जमने लगेंगे गैस के अणु क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। आप खुद ये सोच के देखिए, देखो इसको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। ये अपनी सतह है, जब तक सतह मौजूद नहीं थी सारे कण क्या थे बच्चों, ये दूर दूर थे, दिख रहे हैं अपने पास, देखिए यहां से ये अपने पास क्या है बच्चों, देखिएगा बच्चों अपन क्या कर रहे हैं इसको, ये अपने पास क्या है, अधिशोषक है, ठीक है। जब इसके कण क्या थे, दूर दूर थे, ये कण क्या है, सारे इसके दूर दूर हैं। लेकिन जब ये कण जो होते हैं ये इसके पास आने लगते हैं तो इस पे क्या होंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। जैसे ही ये कण इकट्ठा होने लगेगा इन कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, अर्थात ये इस तरह से हो जाएंगे, दूरी कम हो गई, अर्थात अणुओं का संचलन क्या हो गया, कम, और गैस की एंट्रोपी कम हो जाती है। बच्चों एंट्रोपी होता है अव्यवस्था की माप। जो चीज जितनी ज्यादा व्यवस्थित होगी वो ज्यादा, मतलब व्यवस्थित का मतलब होगा
कि अगर किसी दो पदार्थों में दूरी अधिक है, मैं आपसे कह दूं ये दो हैं, अगर इनमें दूरी क्या है, ज्यादा है, तो एंट्रोपी ज्यादा है, लेकिन इनके अंदर दूरी क्या है, कम है, और ये पास पास है तो दूरी कम है, तो इसका हम कहेंगे व्यवस्थित ज्यादा है, अर्थात एंट्रोपी क्या है, कम है। ठोस के अंदर सारे कण पास पास होते हैं, व्यवस्थित होती है, अर्थात एंट्रोपी ठोस की कम होती है क्योंकि व्यवस्था ज्यादा होती है। गैस के अणु भी जब अधिशोषित होने लगते हैं तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम होने लगती है और कण क्या आने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं, तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, ऋणात्मक, और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, ऋणात्मक आ गई। अब दो वैल्यू क्या आ गई, ऋणात्मक। अब हम इसको किस में रखेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलिए इस इक्वेशन में इसको हम रखते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ से, नेगेटिव, माइनस, अब वो कह रहा है कि डेल्टा एच अगर ज्यादा है और टी को हम सामान्य रूप में रख देते हैं, डेल्टा एस कैसा है अपना बच्चों, नेगेटिव है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाले हैं, प्लस हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो माइनस 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 किस में हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का क्या आ गया, टी आ गया, और आगे वाली वैल्यू किस में है, नेगेटिव में। अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, अगर मान लो माइनस जो मैं डेल्टा एच वाली वैल्यू नेगेटिव वाली लिखूं, मान लीजिए नेगेटिव वाली वैल्यू कितनी है, -200 है, और ये टी वाली वैल्यू आती है, ये अपनी आती है प्लस की 100 आती है, तो इट मीन्स वैल्यू आंसर कितना आएगा, माइनस का 100। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर टी की वैल्यू तो आती है प्लस का 200 और डेल्टा एच वाली जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस के 100, तो आंसर किस में आएगा, प्लस के 100। इट मीन्स हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपको यहाँ से टी का जो वैल्यू है अगर कम रख दें तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अगर तापमान कम हो जाए तो यहाँ अधिशोषण क्या रहेगा, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम रहेगा, क्योंकि डेल्टा एच कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, माइनस टी है, डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाने वाले हैं, प्लस का टी, और ये माइनस का ये, तो इसके अंदर टी की जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि प्लस की है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, और आंसर नेगेटिव में आने का अर्थ है डेल्टा जी का नेगेटिव आना, अर्थात प्रक्रम का स्वतः होना। तो आपको समझ में आ गया कि सामान्य ताप पर अगर टेम्परेचर को हम नहीं बढ़ाएं तो सामान्य ताप पर अधिशोषण कैसा प्रक्रम आता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम आता है, सॉरी एक स्वतः प्रक्रम आता है, अर्थात अधिशोषित होने के लिए नई चीज की आवश्यकता हमारे पास नहीं होती। बच्चों इसके अंदर मैं एक चीज और समझाना चाहूंगी आपको यहाँ से कि और अधिशोषण का एग्जाम्पल क्या है। आपने सिलिका जेल सुना है, सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या हो चीज होती है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी। बाजार से हम कोई नई बॉटल खरीद के लाते हैं प्लास्टिक की, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है छोटे से पैकेट में, ठीक है, उसके अंदर जो गोलियां भरी होती है वो होती है सिलिका जेल की, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले चौक का, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फोटो के तौर पे, देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ से इसको, देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या देख लेते हैं बेटा, सिलिका जेल की हम गोलियां देख लेते हैं एक बार कैसे होती है। अब आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसे पैकेट तो हमने बॉटल्स में डले हुए देखे हैं, ये क्या होते हैं बेटा, इनमें पढ़ के देखना। आप कभी बॉटल आपके पास आए तो ये सिलिका जेल की होती है और इसके अंदर की जो गोलियां होती है ना वो ऐसी होती है। और ये सिलिका जेल की क्या खास बात होती है, बॉटल के अंदर इसलिए डाली जाती है कि अगर कोई उसके अंदर जलवाष्प के कोई कण रह गए, पानी की कोई ऐसी अदृश्य बूंदें रह गई हैं जो भाई वातावरण में जलवाष्प तो होती है हमें दिखाई थोड़ी देती है, अगर वो जलवाष्प बॉटल के अंदर हमने बंद कर दी तो वहाँ बॉटल में क्या हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। इसलिए न्यू बॉटल थर्मस जितने भी आते हैं उनमें ये छोटी छोटी पैकेट्स गोलियां डली होती है पैकेट के रूप में। इसकी खासियत क्या है, ये जो गोली है छोटी सी, इसके ऊपर जलवाष्प आगे क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, अर्थात सारी जलवाष्प क्या होती है इसकी सतह पर आकर जमा हो जाती है। जबकि चौक की खास बात क्या होती है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा चौक क्या हो जाता है, अंदर से तक गीला हो जाता है, तो यही होती है वो सिलिका जेल की गोलियां। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे अधिशोषण का तो आप कहेंगे सिलिका जेल पर जलवाष्प का अधिशोषण। तो मैंने आपको दिखा भी दिया है, हालांकि कुछ बच्चों के नोटिस में भी आया होगा कि हाँ ये सिलिका जेल के पैकेट हमने देखे हैं,
हालांकि कभी हमने ध्यान नहीं दिया, उस पर सिलिका जेल लिखा होता है। तो जो भी ऐसे एपरेटस वगैरह आते हैं जहां नमी की हमें गुंजाइश लगती है कि यहाँ नमी रह सकती है, तो वहां पर ये सिलिका जेल डाल दिए जाते हैं। बच्चों एक और घरेलू एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चावल। चावल के अंदर अगर हम कुछ रख दें तो उसके अंदर से नमी पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि चावल भी नमी को अवशोषित करने का काम करता है। तो सिलिका जेल भी क्या करती है, वो नमी के कण को क्या कर लेती है, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। ठीक है, और अगर अवशोषण की बात आए तो चौक बता सकते हैं आप। चौक का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड आप कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर जलवाष्प का अवशोषण। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से बच्चों आप ऐसा भी चित्र एक बना सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि ये तो अधिशोषक है, केवल बाहर पे अधिशोषित कण आते हैं, और अगर अंदर तक चले जाएं तो क्या होता है, उसमें अवशोषण होता है। देखिए बच्चे यहाँ से एक अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। ठीक है, इसमें क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ की सतह पर एकत्रित होता है। कहने का अर्थ हो गया कि जिसमें कोई भी पदार्थ अधिशोषक की सतह पर एकत्रित हो जाए वो क्या कहलाता है, अधिशोषण। इसमें क्या होता है, अंदर समान रूप से वितरित होता है तो क्या कहलाएगा, अवशोषण। अधिशोषण क्या है, एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जो सतह पर होती है। ये स्थूल प्रक्रिया, स्थूल मतलब अंदर तक जाती है क्योंकि यह समस्त पदार्थ में होती है। अधिशोषण समान गति से होता है, जबकि अवशोषण में क्या होता है, शुरू में तेज होता है, बाद में रिक्त पृष्ठ कम हो जाने की वजह से ये मंद होता चला जाता है, धीरे धीरे होता है। उदाहरण देखिए क्या आ गया, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण, और यहाँ आ गया कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। सिलिका जेल, सिलिका लिखा है, सिलिका नहीं लिखेंगे, या सिलिका जेल लिखेंगे। जो मैंने अभी आपको दिखाया छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, तो सिलिका जेल जो होती है वही होती है, इसके द्वारा ही क्या होता है, जलवाष्प का अधिशोषण। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आपको चित्र बनाने की आवश्यकता पड़े तो आपको कौन सा चित्र बनाना होगा बच्चों, आप चित्र इसका बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लिख देंगे सिलिका जेल पर अधिशोषण, और यहाँ लिख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड की पर अवशोषण। ठीक है, जलवाष्प का अवशोषण, जो उदाहरण लिखे हुए थे, तो इजीली यहाँ से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आगे। बच्चों यहाँ से देखिएगा, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, मतलब ये अपना अधिशोषक है और ये अपना अधिशोष्य है। जब ये अधिशोष्य इस सतह पर आके जमा होता है तो इसके बीच में कितना आकर्षण बल होगा। बच्चों कोई सतह पर एक चीज आकर जमा हो रही है, इट मीन्स वह अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों के बीच में कोई ना कोई बल मौजूद है, जिस वजह से ही क्या हो रही है, वो आकर वहां पर जुड़ रही हैं। उसको हम कह रहे हैं उस बल, अगर वो बल मजबूत होगा कि वो वीक होगा, उसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण का दूसरा नाम क्या है, वान डेर वाल अधिशोषण, और रासायनिक अधिशोषण दूसरा नाम क्या है, लैंगम्यूर अधिशोषण। चलिए अब पढ़ते हैं हम भौतिक अधिशोषण। देखिए स्टूडेंट्स, क्या सामान्य सी परिभाषा है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य वान डेर वाल बलों द्वारा बंधित होता है तो यह भौतिक अधिशोषण कहलाता है। इट मीन्स वान डेर वाल बल होते हैं वीक, सबसे दुनिया का जो सबसे वीक फोर्स है वो कौन सा है, वान डेर वाल बल। ठीक है, वान डेर वाल बल जो होते हैं 5 तरह के होते हैं, और सबसे अंतिम बल जो लंदन बल कहलाता है वो उसी की बात यहाँ पर करी जाती है। तो अगर अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य किस द्वारा बंधा हो, वान डेर वाल बलों से निर्मित हो, तो वह भौतिक अधिशोषण कहलाता है। इस अधिशोषण के मध्य, मैंने आपको पहले बताया था, अधिशोषण में क्या मुक्त होती है, ऊष्मा। कोई कण यहाँ पर आकर जमा हुआ तो क्या बाहर निकलेगी, ऊष्मा। तो यह ऊष्मा कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार रासायनिक अधिशोषण क्या है। देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य प्रबल रासायनिक बलों द्वारा बंधित होता है तो यह रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। रासायनिक बल और भौतिक जो अधिशोषण है उसमें क्या अंतर है बच्चों, रासायनिक बल जब बंधते हैं, जब हम कहते हैं रासायनिक बंध के बनते समय जब पुराने बंध टूटे और नया बंध बने तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज के द्वारा क्लियर कर दूंगी इसको। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। इट मीन्स अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक इन दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होगी तो इट मीन्स इसके बीच में क्या बनेगा, ये रिएक्टेंट ए मान लो, ये रिएक्टेंट बी मान लो, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। उसी की ये बात कह रहा है। और इस समय अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल के मध्य
होती है और ये अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात इसको हटाया नहीं जा सकता। एक बार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कोई चीज अधिशोषित हो गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता। ये कैसी होती है? विशिष्ट होती है। एक बार इसको चित्र से समझते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दो चीज है, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसका मतलब है भौतिक अधिशोषण, केमिकल मतलब रासायनिक अधिशोषण। इसमें आप देख रहे हो ये सारी जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये किसके कण हैं? ये अधिशोष्य के कण हैं, अर्थात अधिशोष्य के कणों के बीच में ही आपस में क्या बना हुआ है? बंध बना हुआ है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये अधिशोष्य का कण है, इसके बीच में बंध बना हुआ है, ये अधिशोष्य कण है, इसके बीच में। अब ये अधिशोष्य का कण क्या कर रहा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ये अधिशोष्य का कण जो है वो इस अधिशोषक की सतह से जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा तो अब आपका ये बीच का जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये यहाँ से टूट गया। ये देखिए, इसका और इसका, मतलब इसका देखो और इसका देखो, दोनों का देखो, बीच का जो बॉन्ड है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है वो बॉन्ड इन दोनों के बीच में अब नहीं है। तो दोबारा देख लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है ये बॉन्ड इन दोनों के बीच, मतलब इसके बीच और इसके बीच नहीं है, अर्थात ये बॉन्ड तो टूट गया और दोनों किससे जुड़ गए? इस अधिशोषक की सतह से जुड़ गए। तो ये बॉन्डिंग कैसी हो गई? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं हुई, मतलब अधिशोष्य के कण और अधिशोषक के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। इट मीन्स ये बॉन्डिंग कैसी रह जाती है बच्चों? ये बॉन्डिंग रह जाती है अपनी वीक, ठीक है। और ये बॉन्डिंग कैसी हो जाती है बच्चों? ये बॉन्डिंग हो जाती है अपनी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहाँ से इसीलिए केमिकल जो अपने पास है, रासायनिक जो अधिशोषण है वो कैसा होता है? अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चों अब यहाँ से देख लेते हैं हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ठीक है। ज्यादा वो नहीं है। अब एक चीज बता दूं, इसके अंदर कितने अंतर लिखे हुए हैं? 8 अंतर लिखे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन, ये पेपर, ये अपना चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो 4 नंबर का है, ज्यादा से ज्यादा आपसे 1 नंबर का पूछ लेगा अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, या 2 नंबर का पूछ लेगा। 2 नंबर में आप 8 अंतर लिखो, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें से कितने अंतर याद करने हैं? 4 अंतर याद करने हैं। समझ तो लें पर एक बार हम सारे अंतर क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, इसमें क्या बंध होते हैं? वान डेर वाल बंध होते हैं। इसके अंदर कैसे होते हैं? रासायनिक बंध होते हैं। इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। यहाँ प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट। यहाँ प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, वान डेर वाल बंध कमजोर होते हैं, इसीलिए प्रक्रम कैसा है? उत्क्रमणीय, अर्थात हट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। यहाँ कैसा है? अनुत्क्रमणीय। एक चीज मैं कह दूं बच्चों, ये अवशोषण की ऊष्मा है ना, ये निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, ये आपको कंपटीशन में भी पूछी जा सकती है। भौतिक अधिशोषण में कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल, जबकि यहाँ कितनी होती है? 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण होता है क्योंकि पृष्ठ पर टकराने वाले गैसों के अणु संघनित हो जाते हैं। बच्चों द्रवित होने वाली जो गैस जो होती हैं वो अधिक होती हैं, तो वहां पर जल्दी उनका अधिशोषण होता है। जबकि ये क्या कह रहा है? रासायनिक गैसें जो रासायनिक यौगिकों के अधिशोषकों के साथ निर्माण करें ही अधिशोषित होती है। बच्चे 5वां पॉइंट यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए आप इसको 5वें पॉइंट को छोड़ दीजिए। 6वां पॉइंट देखिए, अगर भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की दर घटती है। ये तो हमारे लाइन हजम हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिशोषण घटेगा। मान लीजिए कोई आपके पास टुकड़ा है, उसके ऊपर गैस अधिशोषित है, आपने उसको गर्म कर दिया तो सारे कण क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। तो ये वाला जो 6वां पॉइंट है इसको हम डिटेल से समझेंगे आगे। आगे देखिए क्या पॉइंट है अपने पास, इसमें परत एक से ज्यादा बनती है, इसमें केवल एक परत बनती है। वान डेर वाल बंध के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहाँ रासायनिक बंध बनते हैं इसलिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों सक्रियण ऊर्जा को मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगी ज्यादा, क्योंकि इससे पहले हम 4था चैप्टर पढ़कर आ चुके हैं। 4थे चैप्टर मेरी वीडियो पे आपकी मौजूद है चैनल पे, तो वहां इसका एक्सप्लेनेशन है सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। एक बार मैं बता देती हूँ, सक्रियण ऊर्जा वो होती है जिसको पाकर जो होता है वो अणु वो उतना हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है कि वहां पर वो आराम से उत्पाद बना सके। परिभाषा के रूप में कहूं तो वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक को उत्पाद में बदल दे। या मैं धीरे मतलब सीधी सी बात ये कह दूं कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना चाहता है तो कम से कम उसको उतनी ऊर्जा तो लेनी ही होगी जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो यहाँ पर ये सक्रियण ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर ऊर्जा कम भी है तो बात चल जाएगी, लेकिन यहाँ ऊर्जा अगर कम है तो बात नहीं चलेगी। ठीक है,
तो ये वाली चीज़ें थी बच्चों अपने पास। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे। चलिए अब तक अपना चैप्टर आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। आपको आगे इससे पुराने वाले चैप्टर्स अगर नहीं पढ़े और आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ना कुछ लिंक जरूर देती हूँ। आप मेरे कुकू केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके चैप्टर्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे नोट्स की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए धन्यवाद।